जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन। केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह टेस्ट सीरीज रुक्मणी पब्लिकेशन की जो है टोटल 30 इसमें सेट्स हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कितना कर लिया है तो आपको पता होगा। यदि डेली वाइज पे करते होंगे तो अभी तक हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज लगा चुका है। आज जो लगाने वाले तीसरे क्रम का है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी करते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए इस सेशन को हम लोग लगाते हैं इस टेस्ट को। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन पहला क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधों के समानांतर क्रम के लिए सही है। समानांतर क्रम आप तो समझते होंगे, समानांतर मतलब पैरेलल। जैसे ये R1 है, ये R2 है ना, ऐसे ये सब पैरेलल होते हैं ना। तो यही बता रहा है ये कौन सा प्रतिरोधों के समानांतर क्रम के लिए सही है। तो आइए पढ़ के देखते हैं कौन सही है। कह रहा है कुल प्रतिरोध सदैव जो है अल्पतमान प्रतिरोध से अधिक होता है। बिल्कुल गलत। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतमान प्रतिरोध से कम होता है। हाँ बिल्कुल सही। कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर नहीं। कुल प्रतिरोध अल्पत प्रतिरोध के बराबर नहीं। आंसर हम लोग का क्या निकला, राइट आंसर बी करके बताइएगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। कौन थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर। कौन थी, चोकिला अय्यर थी। आंसर बी बताएंगे, चोकिला अय्यर थी। और भारत की प्रथम महिला स्पीकर तो मीरा कुमार। और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी.एस. रामा देवी थी। और भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। और प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी थी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर बताएंगे ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर बी करके बताएंगे, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। यह जो है रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका जीवन काल लगभग कितना साल है, 1 साल है। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार लागू हुआ। कब लागू हुआ, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कब लागू होता है, यह लागू होता है अप्रैल 1999 को। आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, 1999। और बता दें WHO की स्थापना कब होती है दोस्तों। पहले गैट था, है ना, और बाद में जाके ये गैट से WTO बना। WTO का मुख्यालय भी वर्तमान में कहाँ है, जेनेवा में है ना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे स्थित है। लक्ष्मी सागर झील बताएंगे कहाँ है, तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार के दरभंगा में है। आंसर बी करके बताएंगे, दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में। और अनुपम झील कैमूर में है। आगे देखिएगा, फिल अप द ब्लैंक। ही डील्स डैश राइस। आंसर्स क्या बताएंगे, ही डील्स इन राइस। ऑप्शन सी करके बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सी क्विकली फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली क्या है, नाउन तो है नहीं, नाउन पहले काट दीजिए, है ना। अब बच गया तीन में से कौन है ये आपको बता देना। और प्रीपोजिशंस तो है नहीं, बच गया एडवर्ब और बच गया एडजेक्टिव। तो बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्विकली कहाँ पे लिखा हुआ है, क्विकली। क्विकली से पहले यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन बी एडवर्ब है ये। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। आंसर क्या बताएंगे, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। क्या कह रहा है, द इंक इज डैश डिलायबल। आंसर्स क्या बनाएंगे, द इंक इज इनडिलायबल। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। आंसर्स क्या होंगे,
आंसर होंगे वेटरन। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा, वेटरन। वेटरन मतलब होता क्या है, अनुभवी होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? किसको कहे हैं? तो आंसर बताएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोले हैं। और एक कौन से अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी आदेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालयों में फौजीदारी कार्यवाही के संग कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड की भागी नहीं बनाया जा सकता है। ये तो बात सही है, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हुआ। देखिए कोई कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या हो, जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन ये भी ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। लोग भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, बात तो सही है, यानी उपयुक्त सभी ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर बताएंगे राज्यपाल। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, राज्यपाल होते हैं। राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल का पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद किस में है? 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिला परिषद का सचिव होते हैं कौन? जिला विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, अनुमंडलीय पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन होते हैं? तो आंसर बताएंगे जिला विकास पदाधिकारी। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। सूची 1 और 2 को हमें सुमिलित करना है। आइए सूची 1 और 2 को सुमिलित करते हैं। कह रहा है कान भरना, खून पसीना एक करना, गागर में सागर, घी के दिए जलाना, ये सभी मुहावरे हैं और उसका अर्थ जो है इधर दिया हुआ है राइट साइड में। देखिए कान भरने का क्या होता है? कान भरने का होता है चुगली करना, है ना। खून पसीना बहाना मतलब क्या होता है? खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, ये भी ठीक है। गागर में सागर, इसका मतलब क्या है? थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। तो आंसर कौन सा फुलफिल कर रहा है? राइट आंसर ए ठीक है आपका। बताइए आगे। कह रहा है तिमिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तिमिर जो है किसका पर्यायवाची है? अंधकार, रोशनी, रात्रि, दिन, बताइए किसका है? तो आंसर बताएंगे तिमिर जो है यह पर्यायवाची है अंधकार का। आंसर सही बताएंगे। दिए गए शब्द में काले शब्द के लिए सही वर्तनी, जो मतलब लाल में दिया है उसके लिए बताया है। क्या कह रहा है कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। देखिएगा सही वर्तनी बताना है, सौभाग्य होना चाहिए था, तो वो कैसे लिखेंगे सौभाग्य बताइए। आंसर बनेगा आपका सौभाग्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। देखिए कह रहे हैं क्या, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा समास है बताइए। नीति निपुण में बताएंगे आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं बताइए। निलय है, सदन भी है, निकेतन भी है, लेकिन भुवन नहीं है। आंसर बी बताएंगे। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आंसर बी बताएंगे। एक नियत बल जो F 10 kg द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है, यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है, तो कार्यरत बल F का परिणाम हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए लिखेंगे कि F इक्वल हो जाता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि मास इंटू v माइनस यू ओपन टी, ये भी तो हो सकता है, F को लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग 10 गुने 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बट्टे 2 से काटिएगा तो 2, 10 दूना 20, यानी ऑप्शन 20 न्यूटन। राइट आंसर डी करेक्ट बताएंगे।
क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सामान्य द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विराम अवस्था में लुढ़काए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से पहले तली पर पहुंचेगा? कौन पहले तली पे पहुंचेगा? तो आंसर बताएंगे ठोस गोला पहले पहुंचेगा। आंसर से बताइएगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अपिलंबवत आपतित होती है, इनमें आपको बताना है इनमें उत्पन्न विचलन कौन सी है? कौन सी है उत्पन्न विचलन? तो आंसर बताएंगे शून्य। राइट आंसर ये बताइएगा। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? कौन से सूत्र से संबंधित होती है? तो बताएंगे कि चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। स्वस्थ मानव नेत्र में जो है फोकसन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? देखेंगे नेत्र लेंस की आगे पीछे गति के द्वारा नहीं, रेटिना के वक्रता परिवर्तन द्वारा नहीं, पक्षमाभी यानी सिलियरी मांसपेशियां द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। बिल्कुल सही। नेत्र द्रव के अपवर्तनांक परिवर्तन से नहीं। आंसर सी बताइए। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है, कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा, विवर्तन तथा पिच द्वारा, व्यतिकरण तथा पिच द्वारा, वितरण तथा प्रबलता के द्वारा। कैसे पहचान सकते हैं? तो आंसर बताएंगे विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा। आंसर ए बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या, दाब का मात्रक क्या है? बताइएगा दाब का मात्रक क्या होगा? ये तो बहुत ही आसानी से बताएंगे, पास्कल है। आगे देखिएगा अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे? बताइए किससे बनाए जा सकते हैं? आंसर बताएंगे कोबाल्ट से। आंसर सही बताएंगे। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? बताइए आंसर्स क्या होंगे? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सवेल का समीकरण बताता है। राइट आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी दिया हुआ है, तो हमें इस सभी का योग बता देना है कि कितना होगा। तो चलिए सभी का योग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग ए दिया हुआ हम लोग के पास कितना 34। अब डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 32 में से 34 को घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे? माइनस में 2। एन निकालेंगे तो एन इक्वल क्या हो जाएगा? 10 में से 34 और बटे 2 होंगे, घटाइएगा तो 24 का, प्लस में 1 करेंगे तो ये 24 निकल जाएगा और प्लस 1, 24 का आधा जो हो जाएगा 12, 12 और प्लस 1 13 ना हो जाएगा। टोटल यहाँ पे n की वैल्यू 13 आ गई। जब n का वैल्यू 13 आ गया तो योगफल कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहाँ योगफल निकालेंगे। योगफल इक्वल होता है क्या दोस्तों? पदों की संख्या, मतलब प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक टोटल ऐड कर लेंगे तो सीधे लिखेंगे n इंटू n, ये जो आया हम लोग के पास n 13 इंटू टोटल जो लास्ट पद है और प्लस में स्टार्टिंग पद अपॉन में लिखते हैं 2। तो इसे काटेंगे क्या? तो अब 13 लिखिएगा, ये हो जाएंगे कितने? 44 ओपन में 2, इसे काटेंगे तो कितने? 22, गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 286, 286 आए हैं। क्या ऑप्शन नंबर है क्या 286? तो यस ऑप्शन नंबर है आपके 286, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। पहले क्या? तो 20% वृद्धि किया जाता है। देखिए मान लेते हैं 100 था, अब वृद्धि करके कितना किया जा रहा है? देखिए 100 था, इसमें वृद्धि 20% किया जा रहा है, फिर 30% की कमी किया जाता है तो कितना हो जाता है? इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 84 आ गया। देखिए तो ए का मान, ए का जो अंतिम मान है हम लोग का, ए के शुरुआती मान का कितना प्रतिशत है? तो 84%। 84 मतलब 84%। तो आंसर बताइएगा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे 84। दो पासे के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या हो जाएगी 10 आने की प्रायिकता? तो देखिए 10 आने की प्रायिकता, दो पासे फेंक रहे हैं तो क्या क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है?
एक तो हो सकता है 5 या 5 आ सकता है, दूसरा कंडीशन 6 4 हो सकता है, तीसरा कंडीशन 4 6 हो सकता है। ये 3 टोटल कंडीशंस निकली ना हम लोग के। हमने टोटल कंडीशन देखा, नंबर ऑफ इवेंट कितने 3, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सीरीज देखेंगे तो ये 6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। प्रायिकता निकालिएगा तो होता है क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन होता है टोटल जितने हैं 36। तो कितने हैं 3 और अपॉन में 36, इसे काटेंगे तो 1 2 कितने आ गए 1/12। तो देखेंगे 1/12 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर है राइट आंसर सी करेक्ट आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कोस 60 थीटा का वैल्यू बताना है। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 का मान कितना होगा। तो देखिए साइन 30 के वैल्यू कितनी होते हैं, देखिए साइन 30 का वैल्यू हम लोग बताएंगे यहाँ पे 1/2 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे माइनस है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, मतलब सिर्फ आंसर प्लस में 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएंगे। देखिए कह रहा है 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, एक साल के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो 337.5 है। तो वह धनराशि हमें बताना है कितना है। चलिए बोलो हम लोग धनराशि निकाल के देखते हैं कितनी है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 30%, एक सालों का 30% है। अब जब कह रहे कि ये अर्धवार्षिक ही हो तो आधा हो जाएगा, सीधे 15 हो जाएगा। तो 15 पे हम लोग निकालेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस लिखेंगे 15 गुने 15/100 होगा, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2.25, 30 और 2 32 आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 32.25। ये कैसे हुआ 15 15 में गुना किए 225, 225 को 100 से भाग दे दी तो वही आया है 2.25 आया। अब कह रहा है ना ये 32.25 जो आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 32.25 जो आ गया, ये पहले से कितना था 30 था, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, तो 337.5 के बराबर। घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2.25 इक्वल लिखेंगे 337.5 के बराबर है। तो यहाँ पे प्रतिशत हमें टोटल 100 का निकालना है, तो ये सीधे डिवाइडेड में आएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये डेसिमल एक जीरो से ये एक जीरो यहाँ पे कटेगा, मतलब एक जीरो और ऊपर में बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 25 से काटेंगे 25 नम्मा 25 से काटेंगे 40 टाइम में, 9 से इसे काट दीजिए, कितने टाइम में कटेंगे, तो इसे काट दीजिएगा टोटल तो आपके पास आ जाएंगे कितने, काटिएगा तो आ जाएंगे 15,000 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेंगे। आगे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य हमें बताना है कितने होंगे। पहले तो हम देख लेंगे क्या है, अंकित मूल्य कितना है 1850। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस आपके दिए हैं कितने 1850 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या इसमें छूट दे रहा है 60%, किस पे 1850 पे तो दे रहा है ना, तो 1850 गुने लिखेंगे 100 में से 60 घटा लेंगे तो 40 बट्टे में 100 हो जाएगा। इसे काटते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कटा, इसे गुना करिए कितने आ जाएंगे, तो 740 रुपये, मतलब कि ये 740 रुपये उसका क्या आ गया जो उसका विक्रय मूल्य है, हमें विक्रय मूल्य निकालना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण में किसके वास्तविक मूल्य है। चलिए वास्तविक मूल्य निकालने के लिए पहला आपको ऑप्शंस उठा के देखने होंगे, तो पहले इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इधर लिखते हैं, पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 3x² माइनस में 5x और प्लस 2 इक्वल 0, यही है पहला ऑप्शन हम लोग का। देखिए पहला ऑप्शन में हम लोग जब देखेंगे वास्तविक मूल्य देखते हैं तो उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, d बराबर होता है दोस्तों b² माइनस 4ac, ये देखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग b², b कौन है तो b 5 है, a कौन है तो a आपका ये है, c कौन है तो 2 है। चलिए रखेंगे b का होल स्क्वायर मतलब 25 होगा, माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है 2,
ये 25 में से ये हो जाएंगे 12 दूना 24, घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे 1। कितने आ गए हमारे 1। तो ये होना चाहिए कि हमेशा जो डी का वैल्यू है ना, ये यदि 0 से ग्रेटर देन है तो ये वास्तविक हो जाते हैं। तो हमारा पहला ही बन गया। तो आंसर क्या बनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास निर्देश दिया हुआ कि 38 से लेकर 40 तक बनेंगे यदि इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं तब। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या? साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं इसे मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। किसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। क्यों है? क्योंकि आपको बता दें कि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो साहित्य देता है। बिल्कुल नहीं। साहित्य जीवन की दृष्टि है नहीं, साहित्य की आधार जीवन है। आंसर सी बताइएगा। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? किसकी खोज में बताइए? तो आंसर बताएंगे आनंद की खोज में। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। आगे है साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, आनंद उत्पन्न करना। तो आंसर बताएंगे आनंद उत्पन्न करना। आंसर डी बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, कौन से युग से संबंधित है? तो ये पता होगा आपको कहाँ से युग से है। आंसर से बताएंगे जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले कौन थे तीर्थंकर बताइए? स्थूलभद्र, अग्नि सार या फिर ऋषभ देव या फिर हेमचंद्र, कौन थे? तो आंसर बताएंगे ऋषभ देव। और 24वें कौन थे? तो 24वें थे महावीर। आगे बताइए महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर का बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है स्थित? बिहार में। आंसर बी बताएंगे। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर गया में है। जल मंदिर पावापुरी में है। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो आंसर बताएंगे उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का होता है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आंसर बताएंगे अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। आंसर बी बताइएगा। कह रहा है क्या तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है? तो आंसर क्या बता देंगे? आंसर बताएंगे ये शार्क को नहीं, है ना, फिर है मैकरल्स को भी नहीं, या फिर सार्डिन को भी नहीं, मूलेट, भेक्टी और पर्ल स्पॉट को भी नहीं। ये पालन किया जाता है कैटलॉस, रेहू, कॉमन कॉर्प्स और गार्स कॉर्प्स को। तो ऑप्शन राइट आंसर डी बताएंगे ग्रास कार्पस को। बाबर ने तुजुक अबाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक अबाबरी पुस्तक है, कौन सी भाषा में लिखा था ये? तो आंसर बताएंगे तुर्क भाषा में। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कहाँ है? तो आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर डी बताइएगा। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पहला यूरोपीय था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। आंसर बी कर बताएंगे। आगे क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का
तापक्रम एवं 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा का 100 डिग्री सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कौन से फसल के लिए? गेहूं, मकई, चावल और जौ के लिए। किसके लिए? तो आंसर बताएंगे चावल। धान के लिए सबसे ज्यादा, आंसर सी होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए कहाँ पे है? तो आंसर बताएंगे कटक। आंसर डी होगा केंद्रीय। वही यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछे जाएगा तो मनीला फिलीपींस में है जो। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? कौन है? तो वो है मुंबई। आंसर सी बताएंगे मुंबई है। वायुमंडलीय ओजोन की परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन से? ऑप्शन बी कर बताएंगे। भूचाल का अपकेंद्रीय क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो आंसर बताएंगे इसका अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र का उद्वाद होता है, वही होता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? संविधान के भाग 4 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है और 4 में आर्टिकल बता दे 36 से लेकर 51 तक है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। आंसर ए बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो आंसर बताएंगे हरियाणा। राइट आंसर डी बताएंगे हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्र विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? आंसर बताएंगे फ्रोटोज। आंसर डी बताएंगे फ्रोटोज। नमक या सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं? तो आंसर बताएंगे सोडियम आयन धन आवेशित होते हैं और क्लोरीन आयन ऋण आवेशित होते हैं। आंसर बी बताइएगा। सिंथेटिक ऑक्सीन 2 या 4D का उपयोग आमतौर पर डैश के रूप में किया जाता है? बताइए किसके रूप में करते हैं हम लोग? तो आंसर बताएंगे स्टेट हार्मोन, सिग्नलिंग हार्मोन या फिर डिफेंस हार्मोन या फिर हर्बिसाइड के रूप में। तो आंसर बताएंगे हर्बिसाइड के रूप में। राइट आंसर डी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि हम लोग का अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देख लेते कौन सा कथन सही है। कह रहा ऑक्सीजन का हास्य, ऑक्सीजन की हास्य जो होती है, और दूसरा है ऑक्सीजन का युग, तीसरा है ऑक्सीजन की युग, चौथा है हाइड्रोजन की हास्य। तो आंसर्स हम लोग का क्या फुलफिल होंगे? आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर ये ऑक्सीजन का हास्य होगा और हाइड्रोजन का युग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान के। आंसर ये बताइएगा। पदार्थ की अवस्था पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए कथन पहला है क्या कि दाब लगाने पर ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बोलेंगे क्या कि 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर बी बताइएगा। आगे है कि ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताइए। ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? उसका नाम है पैरासीटामोल। आंसर्स क्या बताएंगे? पैरासीटामोल। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। ज्वार कहने का मतलब बुखार होता है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है? तो आंसर बताएंगे हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कैसे? हाइड्रोजनीकरण। आंसर
डी करके बताइएगा। समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लोराइड, लोहा, जस्ता, आयोडाइड। तो इसमें आयोडाइड होता है। आंसर बी बताइएगा। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति की, कोशिका कला की, जाइलम और द्वितीयक भित्ति की, कीटों की शरीर भित्ति की। तो आंसर बताएंगे कोशिका भित्ति की। आंसर ए बताइएगा। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आंसर बताएंगे गर्भाशय। राइट आंसर ए बताएंगे गर्भाशय। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है, क्या है बताइए? आयनीकृत गैस है, कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस है, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, द्रव और गैस के बीच की अवस्था होती है, क्या होगी? तो आंसर बताएंगे आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। आंसर सी बताइएगा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन नहीं है सम्मिलित? मूत्रवाहिनी एक युग्म है, ठीक है। वृक्क एक युग्म है, ये भी सही है। मूत्र मार्ग एक युग्म नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों। मूत्राशय अयुग्मति अयुग्मति है, ये भी ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या बना? राइट आंसर सी बना। बल्कि ये एकल है ना, ये युग्म नहीं है, पेयर नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं है, एक ही है। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन देता है बताइए? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक सेक्टर देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। तीसरी, जिसे सेवा हम लोग बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे होता है? व्यक्तिगत इकाई से, राष्ट्रीय आय से, इनमें से कोई नहीं, बड़े या समग्र से। तो आंसर बताएंगे व्यक्तिगत इकाई से होता है। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ना कि चंद्रमा पर मानव मिशन लॉन्च करना, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना, बिल्कुल यही था डॉकिंग करने का। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। और यह जो है दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है डॉकिंग करने वाला। आगे देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताइए क्या है? तो आंसर बता देंगे प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन बी बताइएगा। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? क्यों किया था? क्योंकि संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को नहीं बनाना चाहता था, बिल्कुल ये गलत बात है। संविधान सभा में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी नहीं। वे मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। हाँ, ये करेक्ट है, का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, अन्य प्लस अन्य की संधि विच्छेद जो संधि से बनेगा वो कौन सा वर्ड बनेगा? अन्य जोड़ अन्य, क्या बनेगा? तो वो बनेगा अन्याय। आंसर ए बनेगा अन्याय। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? किस आधार पर किया गया है? अवसर की समानता के आधार पर। आंसर सी बताइएगा। निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो आंसर बताएंगे क्लोरीन। आंसर ए बताएंगे क्लोरीन नहीं है। अक्रिय गैस तो आपको पते होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के तत्व है? कौन है बताइए हाइड्रोजन तत्व के, हाइड्रोजन ग्रुप के? तो आंसर बता देंगे हाइड्रोजन ग्रुप के जो है फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। आंसर से बताएंगे। हाइड्रोजन ग्रुप में जो तत्व होते हैं फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, एस्टेटीन होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है? जल से हल्का बताइए क्या है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या फिर सोडियम? जल से हल्का यहाँ पे सोडियम। ऑप्शन नंबर बी करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो आंसर बता देंगे ये बना था 1985 में। आंसर बी बताइएगा। 1985 में बना था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। बजट 2025 से 26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगी? किस बोर्ड में किया जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ पे? तो आंसर बताएंगे बिहार में।
राइट आंसर से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है बताएंगे? सिल्वर, टंगस्टन, आयरन या फिर गोल्ड? तो आंसर बताएंगे गोल्ड। राइट आंसर डी, मतलब सबसे ज्यादा इसको लंबा किया जा सकता है पीट करके। कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023 से 24 रिपोर्ट किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन से राज्य ने प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने। आंसर सी बताएंगे, कौन? उत्तराखंड। आगे देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्नों में पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, कैसे होते हैं बताइएगा? तो आंसर बताएंगे CO2 और H2O और ऊर्जा के रूप में होते हैं। आंसर ये बताएंगे। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? वह कहलाता है गर्म मुद्रा। आंसर डी बताइएगा। खुला आकाश नीति, ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? बताइए क्या है? तो आंसर बता देंगे, वह है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए शुरू किया गया एक नई योजना। आंसर सी बताएंगे। आगे क्वेश्चन से भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां में इनमें से क्या शामिल नहीं होती है? क्या शामिल नहीं होती है बताइए? तो आंसर बताएंगे ऋणों की वसूली शामिल नहीं होती, बाद बाकी सभी शामिल होते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि, बिल्कुल। नौकरशाही के नियंत्रण में कमी, बिल्कुल। हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, ये भी सही, यानी आंसर सभी है, ऑप्शन डी होंगे। आगे है क्या? वैध शासन प्रणाली तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों मतलब आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? कौन नहीं था शामिल? कानून एवं व्यवस्था, वित्त एवं भू राजस्व, खनिज संसाधन, स्थानीय स्वशासन। तो आंसर बताएंगे स्थानीय स्वशासन नहीं था शामिल। आंसर बी बताइएगा। कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में प्रशिक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिग्रहित किया गया था? किसे किया गया था अधिग्रहित? तो आंसर बताएंगे मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। आंसर बी बताइएगा। किसे यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा किया है? आंसर बताएंगे यूरोपीय संघ। आंसर से बताएंगे यूरोपीय संघ। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर बताएंगे किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। आंसर डी बताएंगे। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए क्या है? उदारीकरण है, अधिक बाजार अभिमुखीकरण है, निजी क्षेत्र का विस्तार है, उपयुक्त सभी। आंसर डी बताएंगे। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? किससे है संबंध? तो आंसर बताएंगे विनोबा भावे से है। आंसर डी बताएंगे किनसे है? विनोबा भावे से। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद जी से, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण जी से है, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, और सेवाग्राम संबंध किससे है? तो सेवाग्राम महात्मा गांधी से, पुदुचेरी अरविंद घोष, और सत्याग्रह आश्रम जो है महात्मा गांधी से है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी का क्या होना चाहिए? यहाँ पे तो डबल एल होना नहीं चाहिए था, तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ऑलरेडी का बस एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। डबल एल होगा ही नहीं ऑलरेडी में, तो आंसर बी करके बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जिसने कभी शराब नहीं पिया हो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टीटोलर। आंसर ये बताएंगे टीटोलर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? डिस इन्वेस्टमेंट। आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर डी। एंटोनिम हमें बताने थे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस क्या है? डू नॉट इंसल्ट द पुअर। बताइए क्या बनेगा इसका?
तो आंसर बताएंगे इसका लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ऑप्शन सी बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है? एस्ट्रेडी। एस्ट्रेडी मतलब क्या होता है? स्टेडी मतलब होता है नियमित या फिर स्थिति बोल सकते हैं। स्टेडी मतलब इसका साइनोनिम क्या बता देंगे? इसका साइनोनिम हो जाएगा आपका स्टेबल। ए करके बताएंगे। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।